चैप्टर 22 प्रतिशोध। जब उन्होंने रेंटान को मछली पकड़ने वाली डोंगी में डाला तो वह कुछ भी नहीं देख सका सिवाय खुरदरे आकार के किनारों के, जहां जहां पालू का पैमाना चिपक गया था और सूख गया था। आउट्रिगा पोल के बाद गनल के ऊपर नीला आकाश और पानी के किनारे भीड़ के सिर। थोड़ा ऊपर उठकर वह जंगले से बंधे 2 मृत बच्चों को देख सकता था, लेकिन वह खुद को ऊपर नहीं उठा सका, न ही उसकी ऐसा करने की कोई इच्छा थी। वह द्वीपों को जानता था, उसने सुना था कि एयोमा और महिलाओं के बीच क्या बातचीत हुई थी, और जब वे उसे नाव से डोंगी तक ले जा रहे थे तो उसने देखा था कि मृत बच्चे जाली पर बंधे हुए थे। ओना और नानू के हाथों उसका क्या हश्र होने वाला था वह नहीं बता सकता था, न ही उसने इसकी कल्पना करने की कोशिश की थी। सब कुछ तैयार होने के बाद डोंगी का तना किनारे से निकल गया। दोनों महिलाएं नाव पर चढ़ गईं क्योंकि नाव पानी में थी। नानू पीछे बैठी थी और ओना आगे अपने नंगे पैरों से रंटन के शरीर को रौंदते हुए वहां पहुंची। चप्पू उछले और छींटे अंदर आए और रंटन के चेहरे पर लगे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। न ही उसे लगातार उगते सूरज की गर्मी से कोई फर्क पड़ा, न ही ओना की एड़ी से जब उसने एक पल के लिए अपना चप्पू नीचे किया और पालू पर उठाया। कभी कभी वह अपनी आंखें बंद कर लेता था ताकि नानू को न देख सके, जो नाव चला रही थी। उसकी नज़र पाल पर टिकी थी। कभी कभी वह आगे के समुद्र तट पर नज़र डालता था, लेकिन कभी कभार ही रेंटान पर नज़र डालता था। कभी कभी उसे ओना की आवाज़ सुनाई देती थी। वो उसके सिर के पीछे मस्तूल को पकड़े हुए थी और नाव को कभी बाईं तो कभी दाईं ओर घुमाकर उसे ठीक कर रही थी। उसकी आवाज़ दूसरे को कुछ दिशाएं बताती हुई आती थी और फिर ओना की आवाज़ की तरह तीखी सीगल की चीख आती थी जो एक पल के लिए उनके साथ उड़ती थी, जब तक कि चमकती हुई चप्पू और नानू की चीखें उसे दूर नहीं भगा देती थीं। तब तक वह जंगले पर मृत बच्चों का निरीक्षण करती रही। और अब जैसे जैसे सूरज गर्म होता गया, भ्रष्टाचार की एक अस्पष्ट गंध हवा में भर गई, जो पाल से पीछे की ओर आने वाली हवा के साथ चली गई, फिर भी वापस आ गई, जबकि उत्तरी तट की बड़बड़ाहट जो उनके पीछे शांत हो गई थी, दक्षिणी मूंगे पर लहरों के बहाव में विलीन हो गई। फिर जब बदला लेने की जगह उनके करीब आ गई और वे सुनसान झोपड़ियों, खाली समुद्र तट की लंबी कतार और अलग अलग समूहों में लगे नारियल के पेड़ों को देख पाए, तो नानू को रंटन की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने उसे देखा और हंसी, और लगातार स्टीयरिंग करते हुए चप्पू की साइड फ्लैश के साथ उसे ओना की ओर इशारा किया, जिसकी हंसी उसके पीछे से आए, तीखी तीखी और एक पल में खत्म हो गई। सचमुच रंटन की इच्छा थी कि काश वह इस यात्रा पर कभी न जाता, पीटरसन को कभी न देखता, उसे लेवोआ में मृत अवस्था में न छोड़ता, उसे कैरोलिन लेगून में आने की अपनी दुस्साहसता और उसे गोली मारने की कोशिश करने की अपनी मूर्खता पर बहुत पश्चाताप हुआ। कभी कभी, बहुत पहले, वह समुद्र में एक आदमी की सबसे बुरी नियति की कल्पना करके खुद को खुश करता था। जहाज का डूबना, धीमी भूख, प्यास से मौत, शार्क से, आग से। उसने अपनी वर्तमान स्थिति जैसी किसी चीज की कभी कल्पना नहीं की थी। कभी खुद को द्वीप की 2 महिलाओं के हाथों में नहीं सोचा था, जिनके बच्चों की हत्या में वह सहायक था। 2 महिलाएं जो उसे एक सुनसान समुद्र तट पर ले जा रही थीं ताकि वे उसके साथ जो चाहें कर सकें। वह नानू के चेहरे और ओना की चीखों से समुद्र तट के नजदीक आने का अनुमान लगा सकता था। कभी कभी ओना अपनी बात पर जोर देने के लिए उसके शरीर पर लात मारती थी, जो रंटन के लिए ग्रीक था। उसकी आवाज़ इतनी तीखी थी, शब्द इतने उलझे हुए थे कि उसकी वाणी एक तलवार की तरह थी जिस पर अस्पष्ट धमकियां लिखी हुई थीं। अब नानू आधा खड़ा था, ओना पाल खींच रही थी, चप्पू चमक रहे थे, रेत करीब आ रही थी। उन्होंने डोंगी के तने को रेत पर टिका दिया और धक्के और कंपन के बीच अपने चप्पू नीचे गिरा दिए। वे कूद गए, गनल और आउट्रिगा को पकड़ लिया और उसे ऊंचा और सूखा किनारे पर ले आए। फिर उन्होंने अपने शिकार को पैरों और कंधों से पकड़कर डोंगी से उतारकर रेत पर फेंक दिया। वह मुंह के बल गिरा। उन्होंने उसे पीठ के बल लिटा दिया और फिर उसे छोड़कर इधर उधर भागने लगे और अपने काम की तैयारी करने लगे। ज्वार उतर रहा था और पश्चिम की ओर धीमी पड़ चुकी हवा ने नारियल के पेड़ों को झुका दिया था और
समुद्र तट के चारों ओर से रेत की रेशमी फुसफुसाहट, दक्षिणी मूंगे पर 20 मील दूर समुद्र के टकराने की अफवाह और धूप से झुलसे समुद्री शैवाल और खाली हो रहे चट्टानी तालाबों की गंध को ऊपर ला दिया था। रंटन, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, ने उन्हें खोला और अपना सिर थोड़ा घुमाकर महिलाओं को देखा। नानू जो आग जलाने के लिए लकड़ियां और लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा कर रही थी और ओना जो सीप के गोले इकट्ठा कर रही थी। समुद्र तट पर बहुत सारे सीप के गोले पड़े थे और ओना चलते चलते सीप के चपटे गोले उठाकर अंगूठे से उनके किनारों को परखती हुई आगे बढ़ रही थी। रंतन को पता था, और जब उसने देखा कि वो उन्हें उठाकर उस स्थान के पास एक छोटे से ढेर में रख रही है जहां नानू आग जला रहा था, तो उसके अंदर एक सिहरन सी दौड़ गई। घुमावदार चोंच और चमकीली आंखों वाला एक बड़ा भूरा पक्षी उनके ऊपर हवा में उड़ता हुआ मुड़ता और हवा में बहता हुआ वापस लौटता, किनारे पर खड़ी डोंगी और आउटरिगा ग्रेटिंग पर रखी वस्तुओं की ओर झपट्टा मारता, और अपने काम में व्यस्त महिलाएं उस पक्षी पर चिल्लाती और कभी कभी उसे चप्पू से धमकाती जिसे ओना दौड़कर डोंगी से ले आती। जब तक बदला सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक मृत बच्चों को शार्क के हवाले नहीं किया जाता। शार्क कैरोलिन की कब्र और दफनगाह थी। जब सब कुछ तैयार हो गया तो वे आग से मुड़े और रेत पर अपने शिकार के पास दौड़े। आंखें बंद और मुंह खुला रखकर पीठ के बल लेटे रंटन की सांसें थम चुकी थीं। रंटन से ज्यादा मरा हुआ आदमी कभी नहीं देखा, और ओना रोते हुए उसके पास घुटनों के बल बैठ गई, उसे एक तरफ घुमाया, फिर वापस घुमाया, नानू को पुकारा जो आग की तरफ भागा, जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़ा, उसे लेकर वापस भागा और उसके लाल गर्म सिरे को अपने पैर पर दबाया। रंटन हिला नहीं, फिर क्रोधित होकर हवा को अपनी चीखों से भरते हुए केवल एक विचार के साथ उसे रगड़ने और उसे पीटने के लिए और उस अनमोल जीवन को वापस लाने के लिए जो उनसे बच गया था या बच रहा था, उन्होंने उसके बंधन खोलने शुरू कर दिए। नारियल के सेनेट की पट्टियां, चादर फाड़ दी, उसे मम्मी की तरह उसकी पट्टियों से खोल दिया, जब तक कि वह धूप में नंगा नहीं लेट गया, एक लाश जो अचानक एक चीख के साथ जीवित हो गई, अपने पैरों से उछली, चप्पू पकड़ लिया और खुद को नानू पर फेंक दिया, उसकी गर्दन पर एक जोरदार वार से उसे गिरा दिया, मुड़ा और ओना का पीछा करते हुए उसका पीछा किया जबकि वह एक डरी हुई बत्तख की तरह इधर उधर भाग रही थी। बहुत कम लोगों ने कभी रंटन को देखा था। आम समय का वह खामोश, शांत, धूप से झुलसा हुआ आदमी रंटन नहीं था। ये रंटन था, वह पागल व्यक्ति जो नफरत से चीख रहा था, बदला लेने की भावना से भरा हुआ था, जो हत्या करने के लिए पागल था। रंटन से उसका मोती लैगून, उसका जहाज, उसकी संपत्ति, सुख, मदिरा और स्त्रियों की संभावना छीन ली गई कनकों द्वारा। रंटन जिसे कनकों ने चादर से बांधकर डोंगी में डाल दिया था, रंटन जिसे दो कनक स्त्रियों ध्यान रहे ने कुचल दिया था, और जिसे वे सीप के सीपों से धीरे धीरे इंच इंच करके खुरचकर मार डालने की तैयारी कर रही थीं, और जिसे वे गर्म लकड़ियों से थोड़ा थोड़ा करके जलाने की तैयारी कर रही थीं। यह असली रेंटान था जो चोटों, अपमानों और एक भयानक मौत से बचकर अपनी शक्ति तक पहुंचा था। ओना डोंगी की ओर भागी, शायद किसी दूसरे चप्पू को पकड़ने के लिए जिससे वह खुद को बचा सके, लेकिन वह उससे तेज था और उसने उसे रोक दिया। वह बाहरी समुद्र तट के खुरदरे मूंगे की ओर बढ़ गई लेकिन उसने उसे रोक दिया। बार बार वह उसके करीब जा सकता था और उसे मार सकता था, लेकिन उसके घुंघराले सिर, उसके चेहरे, उसकी आकृति और इस तथ्य को देखते हुए कि वह एक महिला थी, उसने एक प्रतिक्रोध से भर दिया और उसे पल भर के लिए छोड़ दिया। वह हमेशा के लिए उसका पीछा कर सकता था, अपने मन में उसे 1000 बार मार सकता था अगर उसकी ताकत उसकी नफरत के बराबर होती, लेकिन वह हमेशा के लिए उसका पीछा नहीं कर सकता था। और अचानक एक जोरदार प्रहार के साथ उसने उसे जमीन पर गिरा दिया, उसकी जान ले ली और हौंफता हुआ, तृप्त और संतुष्ट खड़ा रहा। सिर्फ एक पल के लिए। नानू को वहीं लेटे हुए देखकर वह दौड़ा चला आया। वह सीप के गोले के ढेर के पास गिरी थी, उसने जो आग जलाई थी वह अभी भी जल रही थी, वह छड़ी जो उसने उसके पैर के पास दबाई थी वह उसके पास थी। उसे होश आ गया था और जब वह लेटी थी, उसकी आंखें खुली हुई थीं, उसने देखा कि वह उसके ऊपर खड़ा है, चप्पू ऊपर उठा हुआ है, और वह इस दुनिया में आखिरी चीज थी जो उसने देखी थी।
वह पानी के किनारे आया और उकड़ू बैठ गया। उसके पास चप्पू था और उसकी आंखें पानी पर टिकी थीं जहां स्कूनर दिखाई दे रहा था। एक खिलौना जहाज जो रारोटोंगा के मॉडल से बड़ा नहीं था, बाहर जाने वाली लहर के साथ झूल रहा था। स्कूनर के पार वे पेड़ दिखाई दे रहे थे जो गांव को छिपा रहे थे। वह आज़ाद था, कुछ पल के लिए आज़ाद, लेकिन अभी भी लेगून के जाल में फंसा हुआ था। स्वतंत्र, लेकिन सब कुछ छीन लिया गया, बिल्कुल नग्न, यहाँ तक कि बिना जूतों के। वह चित्रों में सोच रहा था, चित्र कभी अस्पष्ट, कभी स्पष्ट उसके दिमाग में घूम रहे थे। लेगून का उफान, डिक का उसकी ओर तैरकर आना और कार्लिन का नाव से गोली चलाना, केबिन में लड़ाई, कार्लिन की हत्या और फिर डिक की हत्या। डिक जैसे ही आया और खड़ा हुआ उसे रंटन देखता रहा। वह बंधा हुआ और असहाय पड़ा था। कनक और पूरे मामले के प्रति उसकी घृणा डिक में केंद्रित थी, क्योंकि उस चमकदार आकृति और महान चेहरे में खुद का विरोध व्यक्त किया गया था, कुछ ऐसा जिसे वह तुच्छ नहीं समझ सकता था क्योंकि वह स्रू, कैरोलिन लोगों, यहाँ तक कि कार्लिन से भी घृणा करता था। वो इस प्राणी से घृणा करता था जिसे उसने केवल 2 बार देखा था और जिसके साथ उसने कभी बात नहीं की थी। वह उससे उसी प्रकार घृणा करता था जैसे नरक स्वर्ग से घृणा करता है। तभी डिक उसके दिमाग से निकल गया। वह अभी भी लेगून के जाल में फंसा हुआ था। उसने अपना सिर उस ओर घुमाया जहां उसके पीछे रेत पर 2 मृत महिलाएं पड़ी थीं। फिर उसने अपनी आंखें किनारे पर खड़ी डोंगी की ओर घुमाई जहां 2 मृत बच्चे जाली से बंधे हुए थे। लहरें बोल रही थीं और रेत पर हवा चल रही थी, और बोसुन पक्षी अपने साथी के साथ वापस आ रहा था, अपनी छाया उसके करीब डालते हुए। रंतन चिल्लाया और चप्पू उठाकर पक्षी को धमकाया, ठीक वैसे ही जैसे महिलाओं ने किया था। फिर वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसे बाहर निकलना होगा, डोंगी लेकर बाहर निकलना होगा, कनक के आने से पहले ही निकल जाना होगा। उनके पास डोंगी नहीं थी, लेकिन उनके पास जहाज की नावें थीं और अगर वे आकर उसे पकड़ लेते तो यह मौत होती। वो पेड़ों से पीने के लिए मेवे ले सकता था, लेकिन पहले उसे उन शापित बच्चों को झंझरी से खोलना होगा। वह डोंगी की ओर मुड़ा और जैसे ही वह मुड़ा, पानी के पार उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। खुशनुमा पश्चिमी हवा ने स्कूनर के जल्दबाजी में रखे गए कैनवास के एक हिस्से को नीले रंग के सामने सफ़ेद झिलमिलाहट में उड़ा दिया था। क्या वे स्कूनर पर पाल लगा रहे थे? वह मुड़ा और पेड़ों की ओर भागा। वह बंदर की तरह चढ़ सकता था, और नट्स और पेंडनस ड्रूप्स पीने के अलावा हर चीज़ की परवाह किए बिना वह काम पर लग गया, उन्हें इकट्ठा करना। एक सुनसान झोपड़ी के पास एक चटाई रखी थी। उसने इसे एक टोकरी के रूप में इस्तेमाल किया और पेड़ों और डोंगी के बीच वह भागता रहा, पसीना बहाता रहा, पानी के पार मुश्किल से नजर डाली। उसे बस समुद्र की प्यास और भूख का अंदाजा था जिसका उसे सामना करना था, यातना और मौत का आतंक जो उसके पीछे था। वहाँ एक विशाल अंजीर का पेड़ था जो कैरोलिन पर एकमात्र था, और एक पेड़ पर नींबू जैसे आकार और रंग का एक अज्ञात फल था। उसने उन पर हमला किया, शाखाओं को तोड़ दिया और फलों को छील दिया। डोंगी की अपनी अंतिम यात्रा से पहले वह खुद को छोटे से कुएं के पास फेंक दिया, वही जिसमें ले मोआ ने टोरी को पहली बार देखा था, और पीता रहा और पीता रहा, अपना सिर केवल फिर से पीने के लिए उठाया। आखिरी बार डोंगी के पास पहुंचकर उसने फल फेंके और पानी के पार स्कूनर की ओर देखा। हवा ने चालक दल के अनाड़ी और लापरवाह काम का फायदा उठाया था और बंट का आकार बढ़ गया था। अपने होश में वह सच जान जाता, लेकिन डर ने उसे कंधे से पकड़ लिया और गनल को पकड़कर उसने डोंगी को पानी में धकेलना शुरू कर दिया। गिरते ज्वार ने उसे लगभग सूखा दिया था। आउट्रिगर ने उसके प्रयासों में बाधा डाली, आधा रेत में दब गया। वो उसे बाहर धकेल नहीं सकता था और साथ ही उसे आउट्रिगर उठाने के साथ समतल भी नहीं रख सकता था। उसे धक्का देते हुए और प्रयास करते हुए इधर उधर भागना पड़ा। आखिरकार उसे आउट्रिगर के नीचे चटाई बिछाने का विचार आया। इससे काम आसान हो गया। अब वो उसे लगभग पानी में डुबो चुका था। चप्पू फेंकते हुए उसने उसे आखिरी जोरदार धक्का देकर बाहर भेजने की तैयारी की और उथले पानी में भागते हुए नाव पर चढ़ गया। उसकी मनःस्थिति ऐसी थी कि वह ये नहीं समझ पाया था कि जालों से बंधे 2 शिशुओं के शव ही नाव के बंदरगाह की ओर झुकने का मुख्य कारण थे और उसे समतल स्थिति में रखना उसके लिए कठिन था।
न ही अब उसे यह समझ में आया, लेकिन उसने ये समझ लिया था कि वो उन भयानक शवों को अपने साथ बांधकर समुद्र में नहीं जा सकता था। उसने उन्हें खोलने का काम शुरू किया, लेकिन नानू और ओना ने, जैसे कि इस काम को पहले से ही सोच रखा हो, अपना काम सही और अच्छे से किया था। स्प्रे और सूरज ने नारियल के सेनित बंधनों को सिकोड़ दिया था और गांठें ओक के टुकड़ों की तरह सख्त हो गई थीं। उसके पास कोई चाकू नहीं था और उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी उंगलियां शक्तिहीन थीं। एक सीगल नीचे झपटा मानो उसकी मदद करने के लिए, और उसने अपनी मुट्ठी से उस पर प्रहार किया। उसके शरीर से पसीना बहने लगा और उसके घुटने आपस में टकराने लगे। ज्वार अभी भी गिर रहा था, जिससे डोंगी फिर से सूखने की आशंका थी। उसने ये पहचान लिया और शवों को खुला छोड़कर स्टारबोर्ड की ओर दौड़ा, गनल को पकड़ा और उसे बाहर धकेल दिया। नाव पर वह घुटनों के बल बैठकर चप्पू चलाने लगा और चप्पू को कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से इस्तेमाल करता हुआ सीधा आगे बढ़ता हुआ। ढीली पाल उसके ऊपर फड़फड़ा रही थी, उसके घुटने कुचले हुए पैंडनस ड्रूप से भीगे हुए थे। उसके पीछे पीछे सीगल नीचे झपट्टा मार रहे थे और हवा में खड़खड़ाहट कर रहे थे। फिर काफी दूर जाकर उसने पाल को हवा के झोंके में छोड़ दिया, जो ब्रेक के लिए स्थिर बह रहा था। वह आजाद था, अब कोई उसे रोक नहीं सकता था। हवा और ज्वार उसके साथ थे, लेगून शार्क भी, जिन्होंने अनुमान लगाया कि झंझरी से क्या बंधा हुआ है, और गल्स ने देखा। सीगल पक्षियों का एक शाही अनुरक्षण चमकते चप्पू और फूली हुई पाल के ऊपर हवा में उड़ रहा था, जबकि डोंगी घाटों से आगे बढ़ते हुए समुद्र और बाहरी लहरों को पकड़ते हुए हवा के सामने पूर्व की ओर मुड़ रही थी। धीरे धीरे सीगल पीछे हट गए, पीछा छोड़ दिया, कैरोलिन की ओर वापस चले गए और उस आदमी, मृत बच्चों और डोंगी को नीले समुद्र और उसे बहाती हवा के बीच छोड़ गए। रंटन ने नाव को चलाया। उसे नाव चलाने की आदत थी और वह जानता था कि अकेले होने के कारण वह कुछ नहीं कर सकता था, बस नाव को हवा के सामने रखना था। जहां हवा चले उसे वहां जाना था और उसके साथ उसका माल, उसके पैरों के नीचे रखे फल और जाली से बंधे हुए रूप। एक बार उसने खतरनाक और हताशा भरे प्रयास से उन्हें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका वजन बाईं ओर पड़ने से वह लगभग पलट गया। फिर मामले को छोड़कर और अपने दिल को मजबूत करते हुए उसने एक हवा के सामने अपना रास्ता बनाया, जो अब बदल चुकी थी, उत्तर से बह रही थी। सूर्यास्त के समय उत्तर से तेज हवा चल रही थी और यह पूरी रात चलती रही, जब तक कि भोर नहीं हो गई और रंटान के सामने आकाशरेखा को चीरते हुए ताड़ के पेड़ दिखाई देने लगे और एक छोटे से अटॉल का झाग सूर्योदय के साथ गीत गा रहा था। विराम उत्तर की ओर था और हवा उसे वहां से होते हुए छोटे से लेगून में ले गई, जो 1 मील चौड़ा भी नहीं था, और फिर समुद्र तट पर पहुंच गई। रेत पर उछलकर और अपने चारों ओर बेतहाशा देखने पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया, सिर्फ पेड़, जीवन का कोई चिन्ह नहीं, सिर्फ पेड़ अपनी खूबसूरती में, लेगून अपनी खूबसूरती में, आसमान अपनी पवित्रता में। नीला और हरा और मूंगे की रेत का सफेद रंग, सब कुछ सुबह के स्वर्ग की ताज़ी रोशनी में। अपने चारों ओर देखने, सुनने और समुद्र पर अंतिम दृष्टि डालने के बाद वह वृक्षों की ओर मुड़ा, उनकी छाया में लेट गया और डोंगी को बह जाने या अटक जाने के लिए छोड़कर एक ऐसी गहरी नींद में सो गया, जो धर्मी लोगों की नींद के समान होती है। वह बच गया था कुछ समय के लिए। कैरोलिन से मुक्त होने के बाद भी उसने कैरोलिन के साथ कुछ नहीं किया था। वह 5 समुद्री मील की हवा के सामने 20 घंटे तक नौकायन कर चुका था। कैरोलिन क्षितिज के नीचे उत्तर पश्चिम में बस इतनी ही दूरी पर था।